साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं उन प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देख रहे हैं और उसी के तहत हम लोग पीसीएस 2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सुमेलन दिया गया है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का है, शाही पद अधिनियम 1876 का है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 का है और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी या पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये आपका दिया गया है भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? मतलब जो स्थानीय प्रशासन वाली व्यवस्था है उसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 1992 में, 1992 में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के रूप में जोड़ा गया। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है। वहीं 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प डी को सही माना गया है, मतलब 1993। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये जो नए राज्यों का प्रवेश है ये अनुच्छेद 2 के तहत आएगा, ना कि 3 के तहत आएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बिल्कुल होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को इनको भी हटाने में संसद की भूमिका होती है। अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने में भी संसद की भूमिका होती है। इसलिए डी ऑप्शन आपका केवल 3 सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। जबकि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है। आगे देखते हैं, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? ये राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। आर्टिकल 243 टा के 1 के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इनके निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये अनुच्छेद 223 का में है, संघ लोक सेवा आयोग ये आपका 315 में है। तो यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो बाद में से आयोग ने जो है अपने मूल्यांकन कुंजी से बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित हैं। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का, तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका किसी भी आर्टिकल में आप उल्लेख नहीं पाएंगे, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संस्थानम समिति, जो कि 1962-65 की थी, की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। इस प्रकार मूलतः
केंद्रीय सतर्कता आयोग न तो सांविधिक संस्था है, ना ही संवैधानिक है। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे जो है सांविधिक दर्जा दिया गया। वर्तमान में इसको सांविधिक दर्जा, संवैधानिक नहीं है। जबकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं, एवं अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसके तहत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। देखिए, 118वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 जनवरी 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 बन गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद झ के बाद एक नया अनुच्छेद 271 जोड़ा गया। अनुच्छेद 271 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मूल कर्तव्य आपका भाग 4 में है, राज्य भाग 6 में है, केंद्र आपका भाग 5 में है। भारत का महान्यायवादी ये भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत है, न कि भाग 13 में। तो ये वाला सही नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये भाग 14 में है। आगे चलते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में दोनों सदनों के कुल 22 सदस्य लिए जाते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लिखित हैं। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये न्यूनतम जो है 12 हो सकती है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) के अनुसार विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। किसमें? केशवानंद भारती वाद 1973 के मामले में। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वह नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 39A, इसमें क्या है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधित है, न कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। ठीक है, तो डी वाला आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। ठीक है, यह कथन आपका सही है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा महान्यायवादी के लिए। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये कथन आपका सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक
प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगी, ना कि संसद। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसमें देखते हैं। देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कारण भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्धपरिसंघीय कहा गया है, परिसंघीय कहा गया है, ठीक है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर उन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136 तक, 141, 143, 226, 227, 245, 246, 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 61 ये क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित 2 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 67 खा ये उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 94 ये स्पीकर को हटाने संबंधित है, 4 से मिला दीजिए, स्पीकर अर्थात अध्यक्ष को। अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने संबंधित है, इसे 1 से मिला दीजिए। तो 3241 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। आगे चलते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन जो कि 14 जुलाई 1947 से 11 जुलाई 1947 तक था, में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो चौड़ाई लंबाई का अनुपात है, लंबाई चौड़ाई नहीं, चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति ने किया था। किसने? अलग समिति ने। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास वर्ष 1962 में D.R. गॉडगिल की अध्यक्षता में गठित कार्यदल द्वारा किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 1977 में डॉक्टर Y.K. अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस कार्यदल ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। कार्यदल द्वारा भारतीय चिकित्सा शोध परिषद के न्यूनतम पोषाहार आवश्यकता रिपोर्ट को ध्यान में रखकर न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार बनाया गया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्र के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी उनके लिए आवश्यक है। जिनका व्यय कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति से कम होगा वे गरीबी रेखा के नीचे होंगे। इस मानक पर 1973-74 के मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 49 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 57 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1989 में प्रोफेसर D.T. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश D. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2009 में प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा व संशोधन के लिए वर्ष 2012 में रंगराजन समिति का गठन योजना आयोग द्वारा किया गया। इस समिति में जून 2014 में आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी तेंदुलकर समिति ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, इसमें आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों शामिल होते हैं। 3 इंडिकेटर होते हैं, परंतु सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आयाम का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्य तथा जीवन स्तर पर आयाम का आकलन प्रति व्यक्ति GNI अर्थात प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। गरीबी के संस्कृत का विचार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? ऑस्कर लुईस के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्कर लुईस के द्वारा। निर्धनता की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा को अमेरिकी मानवशास्त्री ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती है। ठीक है, लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर हटा दिया गया था। आगे चलते हैं। अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो NM जोशी को भेजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 1919 में अस्तित्व में आया था। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी को भेजा गया था, जबकि उनके सलाहकार के रूप में BP वाडिया भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प A माना गया, जो कि गलत है। आगे चलते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है। समन्वित बाल विकास परियोजना ICDS में पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये सम्मिलित हैं और इसे अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें शामिल है पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। परिवार नियोजन इन 6 में नहीं आता है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? तो इसे अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। देखिए, ये पुरानी रिपोर्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, तो इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए कौन सा हो रहा है? सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय, ये हो रहा, परंतु प्रति व्यक्ति आय इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो बी ऑप्शन। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु सिर गणना विधि, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहण तथा पारिवारिक उपभोग व्यय विधियों का प्रयोग किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार है ये। ठीक है, प्रति परिवार की बात है यहाँ पे। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ देखिए, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का प्रावधान है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये देखिए 2025 होना चाहिए, ये जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के खंड 1 के पृष्ठ संख्या 231 पे देखेंगे तो उसके अनुसार वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने का भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार की वेबसाइटों पर वर्ष 2024 तथा 2025 दोनों संबंधित आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो आयोग द्वारा विकल्प बी को सही उत्तर माना गया 2024 को। ठीक है। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2010 में। 2010 में। देखिए, UNDP के अनुसार केवल व्यक्ति की आय के मापन मात्र से उसकी निर्धनता का समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। निर्धनता का समग्र मापन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से जारी मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर वर्ष 2010 से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रस्तुत किया जाने लगा। UNDP के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के 3 आयामों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के संदर्भ में 10 वंचनों पर आधारित है। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन का वाला प्रश्न है, तो देखते हैं इसमें। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NPI सरकार द्वारा वर्ष 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ये कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन अर्थात
NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना, तो ये सही है। कथन आपका गलत है, कारण सही है। देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान, 2030 तक की अवधि के दौरान नहीं है, 2020 से 2025 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। वित्त वर्ष 2020 से 25 की अवधि में अवसंरचना पर होने वाले अनुमानित पूंजीगत व्यय की लगभग 71% पूंजी विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऊर्जा, सड़कों, शहरी तथा रेलवे में निवेश की जाएगी। ऊर्जा में 24%, सड़कों पर 18%, शहरी पर 17%, रेलवे पे 12% में निवेश की जाएगी। आगे चलते हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? देखिए, ये आपका नया रिपोर्ट आ गया होगा, ठीक है, तो ये पुराना है, फिर भी देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान रहा है, तो ये सही है। दूसरा, 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 77वां स्थान था। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, ठीक है, जबकि भारत 63वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत 77 स्थान पर था। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सितंबर 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कुछ अनियमितताओं के कारण बंद करने की घोषणा की गई है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई थी। कितनी? इसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया था। पहले 9% था, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया गया 2020-21 के। अभी हम लोग 2022-23 का बजट देख रहे हैं। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। इन 2 सूचियों को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर सीधे ये जो योजना और प्रारंभ वर्ष है, इनको यहाँ पर व्याख्या में ही देख लेते हैं। तो देखिए, PM जन आरोग्य अभियान ये 2018 का है, PM वय वंदन योजना 2017 का है, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 का है, स्वच्छ भारत अभियान 2014 का है। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, ना कि 2015 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प है, यहाँ पे 2015 दिया गया, 2016 नहीं दिया गया था, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गड़बड़ है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। देखिए, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये नीति आयोग के तहत आता है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय DMEO की स्थापना सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय PEO और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO का विलय करके की गई है। यह नीति आयोग का एक संबद्ध कार्यालय है जिसका उद्देश्य संगठन के अन्वीक्षण एवं मूल्यांकन अधिदेश को पूरा करना है और भारत में अन्वीक्षण और मूल्यांकन परितंत्र का निर्माण करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? देखिए, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसके पात्र सही है। उनका वार्षिक लेन देन या टर्नओवर रुपया कितना होना, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये कथन गलत है। इसमें वही पात्र हैं जो अन्य किसी इस तरह की योजनाओं में शामिल नहीं है, तो ये वाला आपका कथन सही नहीं है। इसके अंतर्गत 3000 रुपया का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, ऐसे खुदरा व्यापारी, दुकानदार, स्वनियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक लेन देन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वे राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र हैं। पात्रता हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। यह एक ऐच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जानी है, ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना। आगे चलते हैं। अगला है निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न से कौन सा या से कथन सही है? निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करने के लिए निधि अर्थात नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 20 छात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करना है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। देखिए, ये 2020-21 के बजट पे आधारित है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से
या उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कारण बजट में घोषित 16 सूत्रीय कार्यक्रम कृषि सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के लिए चतुर्दिक केंद्रित है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। देखिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जो है TTCI जारी किया जाता है किसके द्वारा? ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगात्मक सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 2007 में तैयार किया गया था। इस सूचकांक के तहत उन घटकों एवं नीतियों का मापन किया जाता है जो यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं। यह सूचकांक यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगात्मकता रिपोर्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है, जो विश्व आर्थिक मंच का एक प्रमुख उत्पाद है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, फिर इसके बाद आपका नाबार्ड की स्थापना होगी, फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो 4, 1, 2, 3 ये ऑप्शन। इसको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, फिर नाबार्ड 1982, फिर स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93, फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। आगे चलते हैं। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। भाई सही बात है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक को प्रशिक्षित करना था। ये कथन गलत है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। क्यों गलत है उसको भी यहाँ देख लेते हैं, एक सेकेंड। प्रधानमंत्री द्वारा कौशल भारत अभियान जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य दीर्घावधि एवं अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को नियोजनीय कौशल से संपन्न करना है। ठीक है। अब जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? तो ये देखिए, कानपुर आपका 1971 में और लखनऊ 1981 में बना था। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7-10 लाखीय नगर हैं, नगरीय संकुलन है, जो कि कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा प्रयागराज, आपका इलाहाबाद, ये भी इसमें शामिल है। ध्यान रखिए, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा प्रयागराज। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए, 2.1। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 बच्चे प्रति महिला होना चाहिए। राज्य विशेष संबंधित प्रश्नों को देखें। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो कुल 10 शहर हैं ऐसे। कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। फिर से नाम सुनिए, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। इसमें ध्यान रखिएगा, गोरखपुर शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किस में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया था? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में 25 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? कहां पर किया गया है? मिर्जापुर। यह भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो उस समय कुल 6 को किया गया था। ठीक है, उस समय 6 को किया गया था। अब लेटेस्ट याद रखिएगा, 10 को शामिल कर लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में कुल 10 ऐसे स्थल हैं जो कि रामसर साइट में शामिल हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना अर्थात हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो किसको किसको शामिल किया गया है? तो वाराणसी, बनारस और मथुरा को। बनारस और मथुरा को। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विरासत शहर
विकास एवं वृद्धि योजना हृदय 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। यह योजना निम्न 12 शहरों में कार्यान्वित की गई है। ठीक है, अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा उत्तर प्रदेश का मथुरा, पुरी उत्तर प्रदेश का वाराणसी, बिलकन्नी तथा वारंगल। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को लिया गया इसमें, मथुरा और वाराणसी को। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में है। ठीक है, यह लखनऊ में है। अब करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ये चूंकि पुराने हैं, ये हमारे काम के अभी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो 127 से लेकर के 143 क्वेश्चन तक ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ देते हैं। अब आते हैं विविध वाले प्रश्नों पर। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जजमानी प्रथा कहाँ पे होती है? ये आपकी होती है उत्तर भारत में। 12 बलूट महाराष्ट्र 3 से, मिरासी जो है तमिलनाडु 4 से, अडाडे कर्नाटक 2 से। तो 1342 डी ऑप्शन। फिर से देख लेते हैं। जजमानी उत्तर भारत, 12 बलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इसका विकल्प जो है बी दिया था, बी दिया हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है। बी के अनुसार देखें क्या हो जाएगा। तो बी के अनुसार जजमानी आपका उत्तर भारत में है, 12 बलूट महाराष्ट्र में, ये भी सही है, परंतु मिरासी को इन्होंने जो है कर्नाटक में माना है और अडाडे को तमिलनाडु में माना है, जबकि मिरासी तमिलनाडु का है और अडाडे कर्नाटक का है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। सर्वप्रथम रॉबर्ट ई पार्क ने सीमांत आदमी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन अपने लेख मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन में किया। हालांकि इस संकल्पना को लोकप्रिय ईबी स्टोनक्विस्ट ने किया था। रॉबर्ट ई पार्क ने इस बात की ओर संकेत किया कि विभिन्न प्रजातियों के बीच आपसी संबंध के बीच जो नई प्रजाति अथवा पीढ़ी विकसित होती है वह संक्रमण के दौर से गुजरती है तथा धीरे धीरे अपने समाज में हाशिए पर चली जाती है। इस कारण वे इस बात की स्थापना करते हैं कि सीमांत आदमी मिश्रित खून का आदमी होता है, क्योंकि वह एक साथ ऐसे 2 विश्व में रहता है जिसमें वह कम या अधिक अपने आप को अजनबी महसूस करता है। इसके साथ ही धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पनपने लगती हैं जिसके कारण वह अपने आप को बेचैन, रुग्ण और क्लांत अनुभव करने लगता है तथा उसके अंदर अस्थायीपन भाव झलकने लगते हैं। बहुत सारी प्रजातियां अपने शारीरिक आकृति के कारण ही हाशिए पर चली जाती हैं, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के अश्वेत समाज के साथ हुआ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना गया था, मतलब बिहार के दरभंगा से, जबकि आयोग द्वारा जो अंतिम कुंजी आई थी उसमें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद को सही माना गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। हमें यहाँ पर इनका सही कालक्रम बताना है। तो देखिए, इसमें क्रम देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। जयंती पटनायक जो है 1992 में, ममता शर्मा 2011 में है, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 2002। तो सबसे पहले कौन आएंगे? जयंती पटनायक के बाद डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास और सबसे लास्ट में ममता शर्मा हो जाएंगी। तो 1432 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। सही बात है। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। यह भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, 26 से 29 नवंबर 2018 के मध्य नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हौसला 2018 का आयोजन किया गया था। यह बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों हित आयोजित एक राष्ट्रीय महोत्सव था। आगे देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो देखिए, ये इसमें प्राप्त हुआ था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, अर्थात 2 और 4। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। लॉकडाउन के दौरान
भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1887 से प्राप्त हुआ। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को लागू करने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत 2020 के पूरे प्रश्न पत्र को यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।